NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मानव परिस्थिति एवं परिवार विज्ञान। इस चैप्टर से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस सीरीज में शामिल किया है, जो 1 से 30 प्रश्न का सीरीज है। सबसे पहला प्रश्न है, संसाधन का मूल अर्थ क्या है? संसाधन वे सभी साधन हैं जिनका उपयोग हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। दूसरा प्रश्न है, संसाधनों को मुख्य रूप से किन दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो मानवीय संसाधन और अमानवीय या भौतिक संसाधन, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेस और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में भी जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान, कौशल, ऊर्जा और रुचियों का किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आता है? तो ये मानवीय संसाधन है जो क्योंकि ये व्यक्ति के भीतर निहित होते हैं और इन्हें किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। चौथा प्रश्न है, धन, वस्तुएं और संपत्ति किस प्रकार के संसाधन है? तो ये अमानवीय या भौतिक संसाधन है जिन्हें छुआ जा सकता है और आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। पांचवा है, टाइम, समय संसाधन के वर्गीकरण पर निखिल एम डॉर्सी का क्या मत है? तो निखिल एम डॉर्सी ने समय को अमानवीय साधन, नॉन ह्यूमन संसाधन माना है। यह टीजीटी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न है, ग्रास एम कैंडल के अनुसार समय को कौन सा संसाधन माना गया है? तो ग्रास एम कैंडल के अनुसार समय को मानवीय ह्यूमन रिसोर्स माना गया है। सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो ये वे संसाधन होते हैं जो समाज या सरकार द्वारा सभी नागरिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे पार्क, अस्पताल, पुस्तकालय, सड़कें। 8 नंबर का प्रश्न है, संसाधनों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसाधनों की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सीमितता, लिमिटेशन है। कोई भी संसाधन असीमित नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नंबर, संसाधनों का विकल्प संभव है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विनिमयशीलता। यदि एक संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर दूसरे संसाधन का उपयोग किया जा सकता है, जैसे समय बचाने के लिए धन खर्च करके टैक्सी लेना। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रबंधन प्रक्रिया, मैनेजमेंट रिसोर्स का पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण है आयोजन, प्लानिंग करना। प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो मूल्यांकन है। प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण मूल्यांकन है। 12 नंबर का प्रश्न है, गृह विज्ञान को एक मानवीय प्रक्रिया किसने कहा है? तो ग्रास एम कैंडल ने गृह विज्ञान को एक मानवीय प्रक्रिया कहा है। योजना को कार्य रूप देना प्रबंधन का कौन सा चरण है? तो क्रियान्वयन या नियंत्रण। पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में समय और ऊर्जा की सबसे अधिकांश मांग होती है? तो विस्तार की अवस्था, जिसको एक्सप्लेंडिंग स्टेज में, विशेषकर जब बच्चे छोटे होते हैं। थकान मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, शारीरिक थकान और मानसिक थकान, जिसको फिजिकल बोलते हैं, और साइकोलॉजिकल। बोरियत किस प्रकार का थकान है? तो बोरियत मनोवैज्ञानिक थकान है। 17 नंबर का प्रश्न है, कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य है न्यूनतम समय और ऊर्जा व्यय करके अधिकतम कार्य संपन्न करना। 18 नंबर का प्रश्न है, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के कितने परिवर्तन के वर्ग दिए हैं? तो मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के 5 परिवर्तन के वर्ग को दिए हैं। निर्णय प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? समस्या को पहचानना। संसाधन प्रबंधन में नियंत्रण के 3 उपचरण कौन से हैं? तो संसाधन प्रबंधन के 3 प्रमुख चरण हैं, बल देना, जांचना और समायोजन करना। एक छात्र के लिए परीक्षा के समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? तो समय और ऊर्जा है। क्या मानवीय संसाधनों को मापा जा सकता है? इन्हें सटीक रूप से मापना कठिन है, केवल इनके परिवार का आकलन किया जा सकता है। 23 नंबर का प्रश्न, भौतिक संसाधनों की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये दृश्य होते हैं और इनकी सटीक गणना की जा सकती है। पार्किंसन का नियम संसाधन प्रबंधन में क्या कहलाता है? तो काम उतना ही फैल जाता है जितना उसे पूरा करने के लिए समय उपलब्ध होता है। पार्किंसन का नियम संसाधन प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। ये प्रश्न अक्सर ही पूछ देता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना उसे पूरा करने के लिए समय उपलब्ध होता है। किसका कथन है? तो आंसर होगा पार्किंसन का। पीक लोड की स्थिति क्या है? कम समय
जब एक ही समय में कई महत्वपूर्ण कार्य का दबाव होता है, जैसे सुबह का समय, जब एक ही समय में कई महत्वपूर्ण कार्यों का दबाव होता है, जैसे सुबह का समय, जब नाश्ता, स्कूल और ऑफिस की तैयारी एक साथ होती है। ऊर्जा प्रबंधन में विश्राम काल का क्या महत्व है? तो यह लैक्टिक एसिड के जमाव को कम करता है और कार्य क्षमता को फिर से स्थापित करता है। 27 नंबर है, दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होते हैं? ये वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं, जैसे घर खरीदना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना। अल्पकालीन लक्ष्य किसे कहते हैं? अल्पकालीन लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जो कुछ घंटे, कुछ दिनों या हफ्तों में पूरे किए जा सकते हैं और ये दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में सीढ़ी का काम करते हैं। संसाधनों का इष्टतम उपयोग क्या है? तो न्यूनतम संसाधनों की बर्बादी के साथ अधिकतम संतुष्टि और लक्ष्य प्राप्ति। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं? तो निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। पारिवारिक निर्णय। आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। संसाधनों की उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? उपयोगिता का अर्थ है किसी संसाधन की वह क्षमता जो व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके। वह समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार बदलती है। उदाहरण के लिए एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए किताब की कोई उपयोगिता नहीं, जबकि एक छात्र के लिए वह अमूल्य संसाधन है। मानवीय और अमानवीय संसाधनों में अंतर संबंध स्पष्ट करें। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना मानवीय संसाधन, कौशल ज्ञान में मानवीय संसाधन, मशीन धन में अमानवीय संसाधन। उदाहरण, आपके पास सिलाई मशीन अमानवीय है, लेकिन यदि सिलाई का कौशल मानवीय नहीं है तो आप कपड़े नहीं सिल सकते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया में योजना का क्या महत्व है? प्रबंधन प्रक्रिया में योजना भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का मानवीय खाका है। यह दिशा प्रदान करती है, संसाधनों की बर्बादी को रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। मूल्यांकन के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? सर्वोपरि मूल्यांकन, ओवरऑल मूल्यांकन, कार्य समाप्त होने के बाद पूरी प्रक्रिया का आकलन। सविस्तार मूल्यांकन, कार्य के प्रत्येक चरण की सूक्ष्म जांच ताकि भविष्य की योजनाओं में सुधार किया जा सके। मनोवैज्ञानिक थकान के क्या कारण हैं? यह कार्य के प्रति अरुचि, कार्य की एकरसता, प्रेरणा की कमी या कार्यस्थल के खराब वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। इससे व्यक्ति शारीरिक रूप से थका नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से कार्य नहीं करना चाहता। कुंठा और संसाधन प्रबंधन का क्या संबंध है? फ्रस्ट्रेशन। कुंठा, जब लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है और संसाधन अपर्याप्त होते हैं तो व्यक्ति कुंठित हो जाता है। प्रभावी प्रबंधन कुंठा को कम करता है क्योंकि यह वैकल्पिक संसाधनों की व्यवस्था पहले से करके रखता है। मानक क्या होते हैं? मानक में मानदंड हैं जो बताते हैं कि किसी कार्य को किस स्तर तक किया जाना है। ये जीवन स्तर को दर्शाता है। उदाहरण, सफाई का मानक, कुछ लोग रोज पोछा लगाते हैं, कुछ हफ्तों में एक बार। मूल्य संसाधन प्रबंधन को कैसे प्रभावित करती है? मूल्य व्यक्ति के विश्वास और आदर्श होते हैं, जैसे ईमानदारी, स्वास्थ्य, आराम, लक्ष्य और निर्णय हमारे मूल्यों का ही निर्देशित होते हैं। यदि स्वास्थ्य एक मूल्य है तो व्यक्ति पौष्टिक भोजन, संसाधन पर आधारित धन और समय खर्च करेगा। समय योजना, टाइम प्लान बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लचीलापन, पारिवारिक सदस्यों की दिनचर्या, पीक लोड का अनुमान और विश्राम के लिए पर्याप्त समय। 40 नंबर है वक्र। कार्यवक्र का क्या है? कार्यवक्र समय के साथ कार्य क्षमता में होने वाले उतार चढ़ाव का ग्राफिकल प्रदर्शन है। यह दर्शाता है कि कार्य की शुरुआत में गति बढ़ती है, फिर स्थिर होती है और फिर थकान के कारण अंत में गिर जाती है। संसाधनों की सहसंबंधिता को उदाहरण से समझाइए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रायः एक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि आप घर पर केक बनाना चाहते हैं तो आपको समय, ऊर्जा, मानवीय ओवन सामग्री और धन मानवीय समय सभी की एक साथ आवश्यकता होगी। नियंत्रण, कंट्रोलिंग चरण में समायोजन को क्या आवश्यक है? समायोजन हमेशा 100% सटीक नहीं होते। अप्रत्याशित बाधाएं जैसे बिजली जाना, मेहमान का आना, अन्य परियोजना में तुरंत बदलाव करना समायोजन है ताकि लक्ष्य विफल ना हो सके। निर्णय लेने में जोखिम का तत्व क्या होता है? प्रत्येक विकल्प के साथ कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम जुड़े होते हैं। भविष्य अनिश्चित होने के कारण किसी भी विकल्प को चुनने में जोखिम होता है। एक अच्छा प्रबंधक वह है जो जोखिम का कार्य का सही मूल्यांकन कर सके।
चेतन और अचेतन निर्णय में क्या अंतर है? चेतन निर्णय सोच समझकर सभी विकल्पों का विश्लेषण करके किए जाते हैं। उदाहरण, कैरियर चुनना। अचेतन निर्णय आदतन और बिना अधिक सोचे समझे किए जाते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। संसाधन प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण में कैसे मदद करता है? जब हम संसाधनों जल, बिजली, ईंधन का अनुकूलतम तथा योजनाबद्ध उपयोग करते हैं तो इसकी बर्बादी कम होती है और अंततः परिस्थिति तंत्र को संरक्षित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो प्रबंधन केवल एक गृहिणी तक सीमित नहीं है, यह एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। चाहे वह स्कूल हो, अस्पताल हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी या एक छोटा परिवार, सभी को अपने सीमित संसाधन, मानव बल, धन, समय का प्रबंधन करना पड़ता है। एनसीईआरटी स्पष्ट करता है कि प्रबंधन के 4 मूल चरण होते हैं: आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। हर जगह समय समान रूप से लागू होते हैं, केवल लक्ष्य और संसाधन की मात्रा बदलती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, यह क्या है? प्रबंधन के मूल चरण हैं जो एनसीईआरटी के अनुसार है। तो क्रमबद्धता को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निर्णय प्रक्रिया के विस्तृत चरणों को जॉन डीवी के संदर्भ में समझाइए। तो निर्णय प्रक्रिया को डीवी ने प्रबंधन का हृदय माना है। इसके मुख्य चरण हैं: पहला है समस्या को परिभाषित करना। सबसे पहले यह पहचानना कि वास्तव में समस्या क्या है। घर छोटा पड़ रहा है। दूसरा, वैकल्पिक समाधान खोजना। समस्या को सुलझाने के सभी संभावित रास्ते तलाशना, जैसे घर नया खरीदना, किराए पर लेना या उस घर का विस्तार करना। विकल्पों का सही विश्लेषण, प्रत्येक विकल्प के फायदे, नुकसान और उपलब्ध संसाधन, धन, समय पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव, तर्क और विवेक के आधार पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। और चौथा, परिणामों को स्वीकार करना, लिए गए निर्णय की जिम्मेदारी लेना और उसके परिणामों से भविष्य के लिए सीखना। मुंडेल के कार्य सरलीकरण के वर्णों का आधुनिक गृह प्रबंधन अनुप्रयोग स्पष्ट कीजिए। मुंडेल के नियम समय और ऊर्जा बचाने के वैज्ञानिक तरीके हैं। शारीरिक गतियों में परिवर्तन, दोनों हाथों का साथ उपयोग करना, सही मुद्रा में काम करना, कार्यस्थल एवं उपकरणों में परिवर्तन, रसोई के स्लैब की ऊंचाई व्यक्ति की लंबाई के अनुसार रखना, आधुनिक उपकरण, मिक्सर और वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करना, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, कई कार्यों को मिलाना जैसे डस्टिंग और जाली साफ करना एक ही दिशा में कार्य करता है। अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, कपड़े को इस्त्री करने से बचाने के लिए रिंकल फ्री कपड़े खरीदना, कच्चे माल में परिवर्तन, साबुन की पट्टी की जगह लिक्विड डिशवॉश का प्रयोग करना जिससे समय और ऊर्जा कम लगता है। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में संसाधनों की मांग कैसे परिवर्तित होती है स्पष्ट कीजिए। तो प्रारंभिक अवस्था, इस समय पति पत्नी 2 ही होते हैं। धन की मांग घर बसाने के लिए होती है, लेकिन समय और ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दूसरा है विस्तार की अवस्था, जिसको एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक है। यह सर्वाधिक दबाव वाली अवस्था मानी जाती है। यहाँ धन, फीस, कपड़े, समय, बच्चों की देखभाल और ऊर्जा तीनों संसाधनों की अत्यधिक पीक डिमांड होती है, जिसको पीक लोड कहते हैं। यहाँ प्रबंधन कौशल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। संकुचित अवस्था, ये बच्चे जब आत्मनिर्भर होकर घर से चले जाते हैं, इसे खाली घोंसला, इम्पटी नेस्ट भी कहते हैं। यहाँ समय और ऊर्जा पुनः बच जाते हैं, लेकिन वृद्धावस्था के कारण चिकित्सा पर धन का व्यय बढ़ जाता है। संसाधनों का उपयोग व्यक्ति के मूल्यों और लक्ष्यों का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। तो यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि मनुष्य एक उद्देश्यपूर्ण प्राणी है। संसाधन केवल साधन है, साध्य नहीं। 2 परिवारों की आय, धन, संसाधन समान हो सकती है, लेकिन उनका व्यय उनके मूल्यों पर निर्भर करेगा। यदि परिवार A का मूल्य ज्ञान और शिक्षा है, तो वे अपने धन और समय को अच्छी किताबों और इंटरनेट उच्च शिक्षा निवेश करेंगे। और B का मूल्य सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावा है, तो वो अपने धन को महंगे गैजेट, महंगी कार और कपड़ों पर खर्च करेंगे। इस प्रकार संसाधनों का आवंटन सीधे तौर पर परिवार की मानसिक विचारधारा और उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर प्रतिबिंबित करता है। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? विचार अपने अवश्य दिया करिए। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अपने एक ही वीडियो में एक टॉपिक को पूरी तरह क्लियर कर दूं, ताकि आपको उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। धन्यवाद।